जोहार स्टूडेंट्स, मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है और मल्टीवेरिएट कैलकुलस का वीडियो लेक्चर सेशन शुरू होगा और मैं शुरू से लेकर के अंत तक पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, एक पैसा हमको आपसे नहीं चाहिए। टोटल का टोटल जो है कि वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और ये है BBMKU यूनिवर्सिटी के लिए, VVU के लिए और अदर यूनिवर्सिटी जो भी हमारे इंडिया में चलती है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये मैं वीडियो लेक्चर सेशन बनाने जा रहा हूँ। तो आपके मन में ये डाउट होगा, सर अभी तो हम लोग इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस भी डिफरेंट है और उनमें बुक्स भी डिफरेंट चलती है। तो सर आप एक ही वीडियो लेक्चर्स जो बना रहे हैं वो सारा इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को कैसे कवर करेंगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबू कि मैं इस प्रकार से पढ़ाने जा रहा हूँ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक का जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैंने सबका सिलेबस देख रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मैं BHU को इसके बाद फिर आपका जो है कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं कवर कर दूं या फिर अगर उधर का कवर कर दूंगा तो इधर अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब, ठीक है ना, क्योंकि BBMKU ये जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है ना, और एक आपको देख सकते हैं नेशनल लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हालांकि यूनिवर्सिटी कभी भी नेशनल लेवल नहीं होता, वो स्टेट लेवल के ही होते हैं। बट मैंने कहा ना, एक वो राजधानी में है, आपके देश के राजधानी में दिल्ली में है BHU, समझे कहने का मतलब वो बनारस में है। तो एक अच्छा प्लेस पे वे लोग होने के कारण, वे सब यूनिवर्सिटीज़ होने के कारण उनके डिफरेंट जो है कि सिलेबस होते हैं और उनके सिलेबस आप लोगों के सिलेबस से बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल ये सब जो चुनिंदा राज्य है, ठीक है ना, इनसे जो है कि उनका सिलेबस पैटर्न बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है BBMKU VVU तो कवर होगा ही होगा और साथ ही साथ और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को मैं कवर करने जा रहा हूँ एक ही वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। एक ही वीडियो लेक्चर्स मतलब जो भी वीडियो लेक्चर सीरीज बनेगा, प्लेलिस्ट बनेगा, है ना, उसके माध्यम से। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस। और मल्टीवेरिएट कैलकुलस मतलब क्या है इसको हम लोग समझेंगे। व्हाट इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस का मीनिंग समझेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या चैप्टर पढ़ना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, और एक बार आप अपने सिलेबस से ही मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि BBMKU और VVU के लिए तो आपको सिलेबस मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। BBMKU मैं बता दूं, BBMKU, VVU, SKMU, LNMU, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो ये सब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल, ठीक है, मद्रास, इसके बाद आपका तेलंगाना, ठीक है, इसके बाद आपको तमिलनाडु, मतलब मैं यहाँ से कह दूँ आप यहाँ समझ लीजिए साउथ एशिया की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि ये देखिए जैसे कि ये आपका इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है, ये आपका झारखंड है। तो झारखंड के नीचे और इधर वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको सिलेबस नहीं देखना है कि सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। और बाकी बात आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा देख लेंगे, BHU वाले थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। क्यों मैं देखने बोल रहा हूँ, मैं उनका भी कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखने क्यों बोल रहा हूँ उनको, कारण है क्योंकि उनका जो है कि सिलेबस तो उनको मालूम रहता है लेकिन उनका पैटर्न जो है कि डिफरेंट होता है। क्वेश्चन जो अराइज होता है एग्जाम में वो पैटर्न डिफरेंट होता है। मैं तो टॉपिक पढ़ा दूंगा, सेम यही टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उनका क्वेश्चन पूछने का जो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। मतलब क्वेश्चन वो अपने मन से दे सकते हैं, है ना, बुक से होगा ये जरूरी नहीं है, पहली बात। इसीलिए मैंने बोला वे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, है ना, एक्स्ट्रा। और हालांकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो विशेष फोकस BBMKU VVU मतलब झारखंड, बिहार, बंगाल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगी। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स मल्टीवेरिएट कैलकुलस। बुक का नाम है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, सेमेस्टर 5, लालजी प्रसाद जी का बुक आता है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा समझिए। इसमें आपको कुल मिला करके टोटल
7 चैप्टर पढ़ना है और एक वेक्टर कैलकुलस। मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंतर्गत आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ना है और वेक्टर कैलकुलस दो पार्ट है उसको पढ़ना है, ठीक है ना। वो 2 पार्ट को कवर हम करने जा रहे हैं। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में टोटल का टोटल 7 चैप्टर्स है। पहला लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फिर दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनस फंक्शन, फिर तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशियल्स, चौथा टोटल डिफरेंशिएशन जिसको चेंज ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, पांचवा टेलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, छठा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, सातवां डिरिचलेट इंटीग्रल, ठीक है ना। और वेक्टर कैलकुलस में आपको पढ़ना वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर दूसरा चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन, फिर तीसरा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड एक्सपेंशन फार्मूला, फिर तीसरा है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, पांचवा है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये सब आपको चीज को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और पूरा कवर करूंगा, ठीक है। और ये जो प्लेलिस्ट बनेगा ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए पूरा बनाएंगे और इसमें आपको जो है कि वेक्टर कैलकुलस नहीं मिलेगा, वेक्टर कैलकुलस के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस का मतलब क्या होता है। देखिए कैलकुलस तो बोलने से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर डेरिवेटिव्स का बात होगी, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स के बारे में बात होगी, कुछ ना कुछ फंक्शंस के बारे में बात होगी और वैसा फंक्शंस के बारे में बात होगी, है ना। देखिए जब डिफरेंशिएशन का बात हो रहा तो डिफरेंशिएशन बिना फंक्शंस के तो डिफाइन नहीं हो सकता है, तो कैसा फंक्शंस यहाँ पर होगा, तो मल्टीवेरिएट फंक्शंस होंगी। मल्टीवेरिएट का मतलब जिसमें एक या इसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल इंक्लूड रहेंगी, वैसे फंक्शंस को हम लोग मल्टीवेरिएट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। और उन फंक्शंस पर हम लोग डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे और कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, लिमिट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। मतलब मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंतर्गत जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 2 वेरिएबल्स फंक्शंस के हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल फंक्शंस के हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शंस के हम लोग डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे, टोटल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो कि हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग समझेंगे चैप्टर 1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। इसको पहले समझते हैं फिर ये सब समझेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस क्या होता है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स का लिमिट पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स का कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक आप लोग जो है कि पढ़ते हुए आ रहे हैं लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप? क्लास 11 से। क्लास 11 में भी पढ़ा था, क्लास 12 में भी पढ़ा था और साथ ही साथ आप इसको ग्रेजुएशन में आपने जो है कि सेमेस्टर 2 में पढ़ा था रियल एनालिसिस में, और सेमेस्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में, ठीक है ना। आपको बुक का नाम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, पेपर का नाम बता दे रहे हैं, और आप बस 2 और 3 में पढ़े थे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी को आप एक नया आयाम से भी देखे थे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी देखे थे, ठीक है, कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी देखे थे। तो सब जो है कि आपने सिंगल वेरिएबल्स के लिए देख रखा है और आप लोग अब इसको डबल वेरिएबल्स के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डबल वेरिएबल्स को देखने से पहले आपको सिंगल वेरिएबल पर अपना काबू होना चाहिए। काबू होना चाहिए मतलब आपको उस पर हाथ बैठना चाहिए, तब जाकर के आप डबल वेरिएबल के बारे में समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंगल वेरिएबल पर रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ के आए हुए हैं। देखिए रिवीजन क्लास, और इसको आप और डिटेल में जैसे कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल वेरिएबल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेमेस्टर 2 का मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रियल एनालिसिस का, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या, सेमेस्टर 2 का काम करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप करना जरूरी है, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी कांसेप्ट फॉर सिंगल वेरिएबल। अच्छा, इसको करने से पहले ये समझ लेते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस का एप्लीकेशन समझ लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब इसका जरूरत, इसका जरूरत कहाँ पड़ता है ना, रियल लाइफ में जरूरत कहाँ पड़ता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस का। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस, देखिए मैथ्स को पढ़ना बड़ा बात नहीं है, बहुत जन जो है कि मैथ्स को पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि ना जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, जैसे बायो वगैरह से है या फिर मान लीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो जानते हैं वो कहते हैं कि 10th तक तो हम लोग मैथ्स पढ़े हैं, ठीक है, और इसके बाद मैथ्स का कहाँ इस्तेमाल आता है, वो कहते हैं मैथ्स का कहाँ पर इस्तेमाल आता है। हालांकि मैथ्स का बहुत जगह इस्तेमाल आता है ना। वो अगर आगे पढ़े होते तो उनको ही मालूम होता हम लोगों की तरह। तो चलिए हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में कहाँ पर है।
रियल लाइफ में आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस का रियल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखिए, आपने जब कहीं भी ट्रेन से गुजर रहे होंगे, आप ट्रेन में बैठ करके, तो आपने पोल देखा होगा बगल अगल में, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो पोल में क्या देखा होगा, जैसे कि ऐसा लाइन टाइप का पोल ऐसा लगा हुआ रहता है और उस पोल में लिखा होता है 180 MSL। इसका मतलब समझते हैं, 180 MSL का मतलब होता है मीटर सी लेवल। मतलब वो जहाँ पर ट्रेन चल रही है वो जो प्लेस है वो सी लेवल, सी मतलब समुद्र, समुद्र लेवल से, समुद्र का जो सी लेवल है, सी लेवल, सी समझ रहे ना, समुद्र, समुद्र लेवल से वो 180 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो ये तो आपने देखा होगा। तो इस चीज को कैसे पता करते हैं कि वो पोल जो है कि 180 MSL पर है या फिर जहां पर ट्रेन चल रही है वो 180 MSL पर है, कैसे पता करते हैं? तो वो पता करते जानते कैसे, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस के मदद से हम लोग पता करते हैं। हम लोग किसके मदद से पता करते हैं? मल्टीवेरिएट कैलकुलस के मदद से पता करते हैं। यानी कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस का पूरा योगदान है ये सब चीजों को पता करने में, समझ रहे ना। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल है। अब कैसे पता करते जरा समझिएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि आपके मोहल्ले में बहुत बार जो है कि जूनियर इंजीनियर, जिसको हम लोग ITI कहते हैं, ITI करके जो बच्चे आते हैं, है ना, वे लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ टेलीस्कोप आप लोग उनके पास देखे होंगे, इस प्रकार का टेलीस्कोप, उसमें अपना आंख लगा करके देखते हैं, ठीक है। वो आंख लगा के देखते हैं। ये कब काम होता है? जब कभी भी आपके मोहल्ले में जो है कि पाइप लगाना हो, मतलब कि पानी नल जल का योजना लगाना हो, या फिर मान लीजिए आपके मोहल्ले में गैस लाइन लगाना है, गैस पाइपलाइन लगाना है, तो उस केस में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो जब भी बड़ा जो पाइप बिछती है, ठीक है ना, हम लोग को जैसे यहाँ पर माइथन है, तो माइथन से जब पानी आ रही थी तो उस केस में भी जब जो बड़ा जो पाइप बिछ रही थी, ब्लैक वाला, ठीक है, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल, इस यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है कि जहाँ पर खुदाई हो करके ये पाइप बिछानी है वो सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है। तो सर सी लेवल को देखना क्यों जरूरी है? भाई सी लेवल से हमको ये पता चलेगा कि पानी नॉर्मली ढुलकेगा कि नहीं, मतलब ग्रेविटेशन के मदद से वो ढुलकेगा कि नहीं, है ना। इसीलिए सी लेवल को हम लोग पता करते हैं, ताकि जो पंप हाउस से हम पानी को पंप करेंगे ना, वो पानी को पंप करने में हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए अगर कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ाना है पानी को, तो फिर हमको मोटर के मदद से हमको पंप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बहुत ढलान है, ठीक है, तो अपने आप ढुलक के आ जाएगा पानी। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ को पता करना पड़ता है कि हम ऐसा रूट को फाइंड आउट करें कि मैं कितना कोड़ूं, है ना, उस जगह पर जहाँ पर मेरे को पाइप बिछानी है, उस जगह पर मैं कितना खुदाई करूं ताकि पानी खुद ब खुद ढुलक करके कस्टमर तक चला जाए, मतलब हम लोगों तक आ जाए, है ना। तो ये सब के लिए हम लोगों को ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस बहुत काम में आता है। बिना मल्टीवेरिएट कैलकुलस के काम नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए, ये टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप के मदद से हम लोग पता करते हैं कि वो जो जगह है, जहाँ जिस जगह पर भी आप पता करना चाहते हैं वो कितना सी लेवल पर है, कितना ऊंचाई पर है, तो इसी टेलीस्कोप के मदद से हम लोग पता करते हैं। तो दिस डिवाइस फिजिकली वर्क विथ इंफ्रारे, ये डिवाइस इंफ्रारे से काम करता है टू मेजर MSL। अच्छा, ये फिजिकली तो मतलब जो है कि इंफ्रारे से काम करती है, बहुत अच्छी बात है। और कैसे काम करती है और डिटेल में ब्रीफ में जानना है तो आपको नहीं जानना है, ये इंजीनियर वाले स्टूडेंट जानते हैं, वो सबको रहने दीजिए। आपका काम है थ्योरी को पढ़ना, और इन फ्यूचर आप अगर प्रोफेसर बन जाए इंजीनियर कॉलेज के, तो वहाँ पर बस थ्योरी को डील करना, बाकी बात जो है कि प्रैक्टिकल टीचर अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। दिस डिवाइस वर्क विथ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो ये जो डिवाइस है काम करता है वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग और भी बहुत सारे डिटेल करने जा रहे हैं। आज तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये चैप्टर क्या है और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसे हम अभी आगे ये सब बता दिए एप्लीकेशन वगैरह, तो उसको देख करके और समझ करके घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोग नहीं डिटेल करने जा रहे हैं, ये सब हम लोग का काम नहीं है। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर इन फ्यूचर वे लोग अगर इस पर रिसर्च करते हैं, है ना, इस पर और भी बहुत सारे
आगे जो है कि पढ़ाई करते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग को सब नहीं करना, हम लोग को इधर पढ़ना, ठीक है ना। लिमिट्स एंड क्वांटिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, तो इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रिवीजन करना पड़ेगा सेमेस्टर 2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल वेरिएबल। आप सेमेस्टर 2 का रिवीजन करने के लिए हमारे रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं, थोड़ा काम चोरी करना है तो कोई टेंशन नहीं, हम यहीं पर रिवीजन करवा देंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लिमिट एंड कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल वेरिएबल, तो चलिए रिकॉल करते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज का कि हम लोग को लिमिट का जरूरत क्यों पड़ता है। मान लीजिए कोई फंक्शन f है ना, f ऑफ x है, x² - 1 अपॉन x - 1 है, तो हम 2 पर इस फंक्शन का वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हमको 3 मिलेगा, 2 पर, 0 पर 1 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर 1 पर जैसे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो अनडिफाइंड होगा, 0/0 अनडिफाइंड है। तो देखिए मेरा फंक्शन किसी एक विशेष पॉइंट पर अनडिफाइंड हो जाता है। जब कभी भी मेरा कोई फंक्शन किसी विशेष पॉइंट पर या कोई भी पॉइंट पर अनडिफाइंड होने लगता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर हमको लिमिट का जरूरत पड़ता है। लिमिट यानी कि बैरियर, एक तरह से देखो लिमिट में रहो बोला जाता है ना, बैरियर में रहो। तो उसी प्रकार से इस फंक्शन का लिमिट कौन है भाई, 1 है ना, मतलब कहने का मतलब 1 इसका बैरियर है। अब इसको हम लोग निकालते, कैसे करके निकालेंगे, देखिए समझिए बात को। हम 1 दिए तो दिक्कत हो गया। अब चलिए 1 से जस्ट पहले आपका 0.2 आता है, 1 से जस्ट पहले आपका 0 आता है, 1 से जस्ट पहले आपका 0.1 आता है, 1 से जस्ट पहले आपका 0.9 आता है, 1 से जस्ट पहले आपका 0.999 आता है, 1 से जस्ट पहले आपका 0.9999 10,000 टाइम्स बोल दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब देखिए 1 से जस्ट पहले आपका 0 आया, 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ऐसा आया। अब बात को समझिए, अब चेक कीजिए तो 0.1 पर क्या होगा, 0.1 पर 1.1 आ रहा है, 0.1 पर मतलब ये समझिए बात को, ये देखिए ये मेरा ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ये 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 0.1 पर चेक कीजिए, 0.1 ये हो गया, फिर 0.2 ये हो गया, तो 0.1 पर चेक कीजिएगा तो आपका ग्राफ का वैल्यू क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0.1 पर 1.1, ठीक है ना। तो ये जस्ट मान लेते हैं 1.1 इस जगह पर होगा, ये 1 है ना, तो ये आपका इस प्लेस पर होगा, ये 0 है ना, 0.1 ये मान लेते हैं, यहाँ पर आपको 1.1 इस जगह पर होगा, या फिर यहाँ पर मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं, 1.1 यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो आपका 0.1 पर 1.1 आया, ठीक है ना, ग्राफ ऐसे गया। फिर आप चेक कीजिए 0.2 पर क्या आएगा, फिर 0.3 पर क्या आएगा, 0.9 पर चेक किए तो मेरे को क्या मिला, 1.9 मिला, ठीक है ना, 0.9 पर, तो 0.9 यहाँ पर होगा, 0.9 पर 1.9, ठीक है ना, ये 1.1 हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये 1 हुआ होगा, तब तो ये 1.1 हुआ होगा। तो ये अगर मान लीजिए 0.1 था और ये मान लीजिए 0.9 था, ठीक है ना, और ये 1 था, तो अब बात को यहाँ पर समझना, 0.9 पर मेरा क्या होगा, 1.9, तो 1.9 कुछ खास यहाँ पर होगा, 1.9 इस जगह पर 1.9 मतलब 0.9 पर 1.9 मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे गया, ठीक है ना। और भी इसके पीछे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, है ना, 0.9 से पहले 0.8 वगैरह 0.7, है ना, वो सब हम लोग चेक नहीं कर रहे। अब जैसे 1 देंगे तो देखिए 0.9 पर मेरा क्या आया, 1.9 आया, 0.9 पर 1.9 आया। अब जैसे 1 डालेंगे तो आना चाहिए क्या, तो जैसे देखिए आप देख सकते हैं जैसे इधर की ओर हम लोग भाग रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर ये मेरा ग्राफ भाग रहा है, ठीक है ना। तो 1.9 अगर 1 देंगे तो फिर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, आना ही चाहिए, बट 2 नहीं आ रहा है, 2 पर अनडिफाइंड हो जा रहा है, देखिए 2 पर अनडिफाइंड हो जा रहा है, हो रहा है ना, 2 पर अनडिफाइंड, है ना, टर्म अनडिफाइंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप अगर इधर से चलिएगा 1.9 पर चेक कीजिए, पहले यहाँ पर 1.9 होगा, यहाँ पर 1.8 होगा, यहाँ पर 1.9, यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 1.7, यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 1.4 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सबसे पहले 1.8 पर चेक करते हैं तो 2.8 मिलेगा, तो 1.8 पर 2.8, तो ये 2 है तो 2.8 यहाँ पर होगा, तो इस जगह पर 2.8 इस जगह पर, ठीक है ना, 2.8 मेरा 1.8 पर मेरा वैल्यू कितना है, 2.8 इस पॉइंट पर होगा। फिर चेक कीजिए 1.8 से पहले 1.7 भी आता, लेकिन हम कितना चेक करें, हम डायरेक्ट 1.1 पर चेक करते हैं, 1.1 पर 2.1 आता है, तो 1.1 यहाँ पर है 1.1, तो 1.1 पर 2.1 आता है, 1.1 पर 2.1 इस जगह पर होगा, 2.1 जस्ट यहाँ पर 2.1, ठीक है, 1.1 पर 2.1, समझ रहे ना। तो कुल मिला के देखिए इस प्रकार से ग्राफ तो मेरा जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखने से पता चल गया मेरा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है,
और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि ऐसा था, बट यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा था, यहाँ पर फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं आ रहा था 1 है ना, लेकिन आना चाहिए 2। तो इस केस में हम लोग जो है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHL लिमिट निकालते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखते हैं चल करके, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड है RHL, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल कर देखते हैं 1 तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर राइट हैंड साइड से हम लोग है ना राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड से चलेंगे 1 को जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अचीव नहीं कर रहे हैं। 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं, अचीव नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस में बॉटम टू टॉप 2 को अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन। मेरे ये फंक्शन देखिए, जब 1 को हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 1 को हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में बात को समझिए, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है 1 को, तो उस केस में बॉटम से टॉप 2 को अप्रोच कर रहा है मेरा फंक्शन। फिर उसी प्रकार से राइट से लेफ्ट की ओर, देखिए राइट से लेफ्ट की ओर मतलब इधर से इधर की ओर आ रहा है, 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में टॉप टू डाउन 2 को अप्रोच कर रहा है ना, ये फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हैं कि इस केस में जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोग अप्रोच करें किसी विशेष नंबर पर, और राइट हैंड साइड से भी हम लोग किसी विशेष नंबर पर अप्रोच करें, तो फंक्शन का वैल्यू भी किसी विशेष नंबर पर अप्रोच होना चाहिए। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो 2 मिल रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है मेरा फंक्शन, ठीक है ना। मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि x अगर मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी x पॉइंट उठा रहे हैं, वो पॉइंट अगर 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो x टेंड्स टू 1 माइनस ऐसा लिखते हैं, तो उसके इसमें फंक्शन fx मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, है ना फंक्शन। ठीक उसी प्रकार से x अगर 1 प्लस मतलब कि राइट हैंड साइड से अगर कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर x यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये अगर इधर 1 को अप्रोच कर रहा है राइट से लेफ्ट की ओर, तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू ऊपर से टॉप टू डाउन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में ही हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। और इस केस में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरा 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी मेरा 2 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे LHL और RHL बराबर है, इसीलिए लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा। तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। और आगे आते हैं, चलिए थोड़ा सा लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड से टेंड्स कर रहा है तो fx 2 को टेंड्स कर रहा है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू लिमिट ऑफ fx इक्वल्स टू 2 एज x टेंड्स टू 1 माइनस, फिर x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x टेंड्स टू 2 लिमिट ऑफ fx ऑफ 2 एज x टेंड्स टू 1 प्लस राइट हैंड साइड से टेंड्स कर रहा था उस केस में। तो देखिए इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन देन इनपुट इज सिंगल फॉर fx फंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट सिर्फ x से ही है, जैसे fx के लिए सिर्फ इनपुट क्या है, ओनली x है, ओनली x है। अगर मान लीजिए डबल वेरिएबल फंक्शन हुआ, मान के चलिए f ऑफ एक्स वाई, ऐसा कोई फंक्शन हुआ, ठीक है ना, f ऑफ एक्स वाई हुआ, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, इसके लिए इनपुट देखिए समझिएगा बात को, अगर मान के चलिए x, y इनपुट लेंगे, है ना, अगर इनपुट मान लीजिए a, b को टेंड्स करे, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान के चलिए सिर्फ x मेरा कोई पॉइंट a को टेंड्स कर रहा है या फिर यहाँ पर 1 को टेंड्स कर रहा है ना, कोई एक विशेष पॉइंट को टेंड्स कर रहा है, तो उस केस में fx का वैल्यू कोई दूसरे पॉइंट को जो है कि टेंड्स कर रहा है। कहने का मतलब x अगर जो ये जो मेरा डोमेन है वो अगर सिंगल, यहाँ पर फंक्शन अगर सिंगल वेरिएबल का है तो डोमेन मेरा सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, x 1 को टेंड्स कर रहा है राइट से या लेफ्ट से, दो तरीके से, है ना, दो वे से। तो उस केस में ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन f कोई ना कोई एक वैल्यू को टेंड्स कर रहा था, 2 को टेंड्स कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से अगर मान के चलिए ऐसा कोई लिमिट रहे, लिमिट x, y टेंड्स टू a, b, तो उस केस में फंक्शन ऑफ fx y ये भी एक विशेष लिमिट को तब टेंड्स करने लगेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई टेंड्स करे ए बी को, तो उस समय फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब एफ डबल वेरिएबल का फंक्शन उस केस में किसी एल लिमिट को टेंड्स करेगा। मतलब ये कि अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इंप्लाइड एट फंक्शन ऑफ एक्स वाई डबल वेरिएबल का फंक्शन किसी एक विशेष पॉइंट एल को टेंड्स करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, है ना। तो यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा, है ना, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे डबल वेरिएबल्स के लिए, डबल वेरिएबल फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पर अगर सिंगल
वेरिएबल था, ठीक है ना। तो ये दो वे से, लेफ्ट से और राइट से जो है कि अप्रोच कर रहा था, है ना। तब जाकर के फंक्शन मेरा किसी एक विशेष पॉइंट पर अप्रोच हो रहा था, टेंड्स हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से ये x, y पॉइंट मान के चलिए, ये मान लीजिए x, y पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये x हो गया मान लीजिए, ये y हो गया। तो कोई यहाँ पर x, y पॉइंट होगा, x, y ये पॉइंट हुआ, तो ये x हुआ, ये y हुआ, ठीक है ना। ये y का ये जो है कि नेबरहुड हो जाएगा, ये x का नेबरहुड हो जाएगा। तो ये x का नेबरहुड ये होगा, ये y का नेबरहुड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस x और y का नेबरहुड में ये डोमेन आ जाएगा, ये डोमेन। यहाँ से हम लोग x, y का कोई भी डोमेन से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर उसका रेंज मिलेगा z में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही यहाँ पर बात कहना चाह रहा है कि आप x, y से अगर कोई भी डोमेन को लेंगे तो आपको z में रिजल्ट मिलेगा। मतलब z में उस फंक्शन का, वो फंक्शन का लिमिट होगा। मतलब फंक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है और एक फंक्शनल वैल्यू होता है। तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पर मिलेगा? तो z में, मतलब तीसरा में मिलेगा। समझ रहे ना। मान लीजिए f(x, y) क्या होगा? f(x, y) z होगा। समझ लीजिए ऐसा कुछ z होगा। तो f(x, y) आपका z होगा। तो उस केस में x, y मेरा x, y के ये नेबरहुड से लाई करेगा, ये नेबरहुड से लाई करेगा। x, y के नेबरहुड से कोई भी वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको फंक्शन f(x, y) का जो वैल्यू है, मतलब उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, वो कहाँ मिलेगा? z में मिलेगा, है ना, तीसरे में मिलेगा। तो आप x, y को विभिन्न तरीके से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप x, y तक पहुँच सकते, ऐसे पहुँच सकते हैं, आप ऐसे पहुँच सकते हैं, आप x, y से ऐसे पहुँच सकते हैं। मतलब बहुत सारा रास्ता है पहुँचने का। लेकिन आप अगर 1 को अप्रोच करेंगे तो सिर्फ 2 ही रास्ता है ना। और यहाँ पर x, y को अगर आप अप्रोच करना चाहेंगे तो डिफरेंट वेज है ना। बहुत सारा रास्ता है जिसमें जिस रास्ते से चल करके आप x, y को अप्रोच करेंगे तो ये x, y के करस्पॉन्डिंग जो f(x, y) होगा, यानी कि z, वो किसको अप्रोच करेगा? मतलब z, मतलब फंक्शन का वैल्यू z में कहीं ना कहीं उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। समझ रहे हो? फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू z एक्सिस में होगा। समझ रहे हैं? तो वही यहाँ पर लिखना चाहा है कि x, y, x अगर a को टेंड्स करे, y अगर b को टेंड्स करे तो उस समय फंक्शन ऑफ f(x, y) l को टेंड्स करेगा। ठीक है ना। इसको आने वाले क्लासेस में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के समझाएंगे तो और आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार।